इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। देखिए 370 धारा कश्मीर को देश से अलग करती थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये सारे लोगों ने अपने जीवन की आहुति दे दी, ये कहते हुए कि एक देश में दो झंडे, दो विधान, दो संविधान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। अब 370 धारा के कारण भारतवर्ष का कोई भी व्यक्ति वहां जमीन नहीं खरीद सकता था। अगर कश्मीर की कोई महिला दूसरी जगह शादी कर लेती थी तो उसकी सारी संपत्ति से अधिकार खत्म हो जाता था, और जो वहाँ की माइनॉरिटी थी उसको भी रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता था। कहने का अर्थ ये है कि 370 धारा कश्मीर को भारत से अलग करती थी और कोई भी कानून भारत का कश्मीरियों पे लागू नहीं होता था। इसीलिए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद कश्मीर में चरम सीमा पर था। जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और अमित शाह जी के और नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने 370 धारा को कश्मीर से निरस्त किया, उस समय वहाँ के जो पॉलिटिकल परिवार हैं जो आज तक कश्मीर की जनता का शोषण करते आ रहे थे, वो शेख अब्दुल्ला हों, उमर अब्दुल्ला हों या मुफ्ती मोहम्मद सईद, ये सारे लोग वहाँ की जनता का शोषण करते आ रहे थे। इन्होंने कहा कि अगर 370 धारा हटी तो देश में खून की नदियाँ बह जाएंगी। लेकिन 370 धारा हटी, वहाँ के लोगों को इसका पूरा फायदा हुआ, कश्मीर का विकास हो रहा है। कश्मीर में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सभी प्रकार की होटल्स, टूरिज्म इतना बड़ा है कश्मीर के अंदर, क्योंकि वहाँ के लोगों की आजीविका टूरिज्म के ऊपर है। खून की एक बूंद बिना गिराए, बिना एक व्यक्ति की हत्या किए 370 हट गया है। 140 करोड़ भारतीयों ने चैन की सांस ली है। लेकिन कुछ जो देशद्रोही हैं, उनमें से हमारी बहुत सी राजनीतिक पार्टियां भी हैं, उनकी छाती पर सांप लेट रहा है। बाकी 370 धारा हटने से पूरा देश खुश है। बट इवन कांग्रेस जैसी पार्टी जो सैकड़ों वर्षों से भारतवर्ष में रही है, उनको भी 370 धारा हटने से दुख है, क्योंकि वो मुसलमानों का अपीजमेंट, यही उनकी एक पॉलिसी रही है कि मुस्लिम अपीजमेंट को लेकर के चलना है और देश में सब लोगों को डिवाइड एंड रूल, जैसे अंग्रेज करते थे, बांटो और राज करो, तो कांग्रेस का भी वही रहा है कि बांटो और राज करो। इसीलिए 370 धारा हटने से पूरा देश भले ही खुश है, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां और ये शेख अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती मोहम्मद, वहाँ के लोग खुश हैं, लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां मतलब उससे खुश नहीं हैं, अपने स्वार्थ के कारण। डॉक्टर साहब, पिछले दिनों में एक और ऐसा कार्य हुआ है जिसके लिए लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी और 500 सालों से मतलब जो है उसका इंतज़ार कर रहे थे, और एक प्रकार से अकल्पनीय घटना को पूरा साकार करके नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया, राम मंदिर का निर्माण करके। मैं चाहूँगा इसको भी आप अपने शब्दों के द्वारा भाव व्यक्त करें। देखिए, राम मंदिर का इतिहास 500 वर्ष पुराना है। आक्रमणकारी बाबर ने राम मंदिर को तोड़ा, विध्वंस किया और वहां पर बाबरी ढांचा खड़ा किया। कभी भी नमाज नहीं पढ़ी गई, और ये 500 वर्षों से चला हुआ आंदोलन, चल रहा आंदोलन, कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया कि राम काल्पनिक है। और कोर्टों की लड़ाई जब सुप्रीम कोर्ट तक आई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सर्वे में खुदाई हुई है उसमें जो साक्ष्य मिले हैं वो सब राम मंदिर के पक्ष में है, और राम मंदिर के पक्ष साक्ष्य के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह रामलला का मंदिर था और यहाँ पे रामलला का मंदिर ही बनना चाहिए। लेकिन इसके लिए विश्व हिंदू परिषद ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा जन आंदोलन विश्वव्यापी खड़ा किया। मुलायम का शासन था, गोलियां चली, सरयू का रंग लाल हुआ, और कहते हैं ना, कोई भी कार्य बिना
आहुति के पूरा नहीं होता। सैकड़ों कार सेवकों ने वहां आहुति दी, लेकिन 500 वर्षों के बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के प्रयासों से और 140 करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का आदर करते हुए मात्र 3 से 3.5 साल में बहुत ही सुंदर रामलला का मंदिर अयोध्या में बनकर के तैयार हुआ है। इसके पीछे सैकड़ों लोगों की कुर्बानी है, 500 वर्षों का संघर्ष है और राम मंदिर अयोध्या में बनकर के तैयार हुआ है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, बहुत ही सुंदर रेलवे स्टेशन बना है, सड़कों का पूरी चौड़ी हुई है। 3 से 4 लाख रोज श्रद्धालु रामलला का दर्शन कर रहे हैं। वहां पर टूरिज्म इतना बढ़ गया है कि लोग कहते हैं कि जब हम सूखी रोटी खाते थे, आज हम वहां पर बिरयानी खा रहे हैं, घी में डुबो करके रोटी खा रहे हैं। और यहां पर भी तथाकथित देशद्रोही, उसमें सारी राजनीतिक पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ये कांग्रेस को हो क्या गया है। जो कोई भी काम देश के 140 करोड़ के जनहितार्थ होता है, तो जैसे ही उनके हित का काम होता है, कांग्रेस की छाती पर सांप लेटने लगता है। और ये राम मंदिर को काल्पनिक कहने वाले आज कहते हैं कि राम मंदिर में हमारा भी योगदान है। तुम्हारा योगदान तो खैर कुछ नहीं है, लेकिन राम मंदिर बन गया, इससे तुम्हारी छाती पर सांप लेट रहा है। इससे करोड़ों करोड़ों हिंदुओं को अपना स्वाभिमान, अपनी आस्था, राम के प्रति उनकी श्रद्धा, वो इतने खुश हैं कि लग रहा है कि फिर से राम राज्य लौट आया है। और मुझे लगता है कि 500 वर्ष का संघर्ष, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, इन सभी का आंदोलन, सैकड़ों की कुर्बानी और लोगों ने जो मन खोल करके राम मंदिर के लिए दान दिया है, मांगे थे मात्र 1500, इकट्ठे हुए 5500 करोड़। तो ये भगवान राम की कृपा है कि इतना सुंदर मंदिर अयोध्या में बनकर के तैयार हुआ है। और हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमने अपने जीवन काल में मंदिर में रामलला के दर्शन किए हैं। हम ये होते हुए देख रहे हैं, हमारा सौभाग्य है। डॉक्टर साहब, एक और सौभाग्य मोदी जी ने कल हमें प्रदान किया है, CAA लागू करके। सबसे पहले तो CAA मतलब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जितने भी अल्पसंख्यक थे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में, वो हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, पारसी हों, बौद्ध हों, जैन हों, उन सबको नागरिकता देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, अमित शाह जी ने किया है, नड्डा जी की सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमें पता है कि जब देश आजाद हुआ था तो बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर 20, 25, 30% हिंदू हुआ करते थे। वहां के लोगों के अत्याचारों के कारण हिंदुओं की बेटियों को धर्मांतरण करना, उनको प्रताड़ित करना, उनका साफ सफाई कर्मचारी कहना, तो वो उनके द्वारा किए गए अत्याचारों के कारण पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान छोड़ करके भारत में आए। उन्हें किसी भी कांग्रेसी सरकार ने कभी सोचा नहीं उन्हें नागरिकता देने के बारे में। वो अपना जीवन भारतीय नागरिकता के बिना बिता रहे थे। ये तो नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद है, अमित शाह को कोटि कोटि धन्यवाद है। कहीं ना कहीं भगवान का अंश नरेंद्र मोदी और अमित शाह में है। ये परमात्मा का अंश होने के कारण ही परमात्मा स्वरूप जो काम हो रहे हैं आज देश में, वो भले 3 तलाक का ले लीजिए, सपने में हम सोच नहीं सकते थे कि मुस्लिम बहनों को कभी 3 तलाक से निजात मिलेगी। शादी करके लाए और कहा तलाक तलाक तलाक, फोन पे बोल दिया तो बहन सड़क पर आ जाती थी। मतलब इस प्रकार की संस्कृति पूरे, जो तलाक का कानून दुबई, आबू धाबी, बहरीन, पाकिस्तान और में नहीं है, वो हिंदुस्तान में था। माइनॉरिटी के नाम पर ये लोग अपनी ही स्त्रियों का शोषण करते थे। तो 3 तलाक कानून को भी निरस्त करने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और CAA
इससे कोई भी मुसलमान की नागरिकता नहीं जाएगी, कोई भी मुसलमान को भारतवर्ष से बाहर भेजा नहीं जाएगा। तो CAA किसी की नागरिकता लेने का कानून नहीं है, ये नागरिकता देने का कानून है। और ये उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर के सैकड़ों वर्षों से नारकीय जीवन जी रहे हैं। उनमें हिंदू भी हैं, सिख हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं। अब यहाँ पर कांग्रेस और ये कहते हैं कि मुसलमानों को क्यों नहीं। अरे उनका तो पाकिस्तान धर्म के आधार पर ही उसका ये हुआ था, हिंदुस्तान से अलग हुआ था। बांग्लादेश धर्म के आधार पे हिंदुस्तान से अलग हुआ था। अफगानिस्तान तो अलग देश है। उनके लिए तो उन्हें थोड़ी प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके लिए तो अपने 3 देश हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान के अलावा कोई देश नहीं है। तो इसीलिए ये जो काम किया है, इतना सराहनीय काम किया है कि मैं तो मोदी सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और ऐसे व्यक्ति कि तो मुझे लगता है कि ईश्वरीय तत्व है उनके अंदर, कहीं ना कहीं दैवीय शक्ति है। जो व्यक्ति निरंतर 10 सालों से एक दिन छुट्टी न लेकर के 18 घंटे काम कर रहा है, देश को विश्व के अटल पर ले आया है। सारा विश्व आज भारतवर्ष की तरफ, विश्व गुरु की तरफ देख रहा है। अमेरिका हो, जापान हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, सारे पुरस्कार, जो विश्व के सर्वोत्तम पुरस्कार जिस व्यक्ति को मिल चुके हैं, जिसने देश को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया हो, जहां पूरा विश्व त्राहिमाम कर रहा है। पाकिस्तान में देखिए, आटा हो, गेहूं हो, 200 300 रुपया किलो बिक रहा है। आज ये कांग्रेसी चिल्लाते हैं, छाती पीट करके चिल्लाते हैं कि महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। इनको पूछो कि इनके समय में महंगाई बढ़ी थी, हमारे समय महंगाई नहीं बढ़ी है। आज 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त का पेट भर के भोजन देने का काम पिछले 8-9 सालों से और आगे आने वाले 5 सालों तक अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है। 5 लाख रुपए का चिकित्सा बीमा देकर के, आयुष्मान कार्ड देकर के लोगों के स्वास्थ्य की, 100 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य की देखरेख करना। दवाइयाँ कितनी महंगी होती थी, वो दवाइयों को 60% डिस्काउंट के ऊपर जेनरिक दवाइयों को लोगों तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। घर घर शौचालय, स्वच्छ भारत की तरह गैस देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सिलेंडर को सब्सिडाइज्ड किया है। और हर घर जल और नल, जिस देश में बिजली 16 घंटे नहीं आती थी, 24 घंटे बिजली देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। जल हो, नल हो, बिजली हो, शौचालय हो, कोई भी चीज जीवन यापन के लिए जो भी नेसेसरी चीज होती है, वो सारा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में किया है। तो मैं सारे दर्शकों से हाथ जोड़कर यही विनंती करता हूं कि 18 घंटे बिना एक दिन छुट्टी लिए हुए काम, जो व्यक्ति आपके देश को पूरी दुनिया में विश्व के सामने भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने वाले इस व्यक्ति को, जिसने 370 धारा को हटाया, 3 तलाक को हटाया, CAA कानून को लागू किया, राम मंदिर बनवाया। सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का निर्माण, 4 धामों का निर्माण, बेट द्वारिका का निर्माण, राजस्थान में खाटू श्याम का निर्माण, और आसाम में मतलब जितने भी मंदिर हैं, सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार करके विश्व स्तर के मंदिर बनवाने का काम। सिर्फ मंदिर ही नहीं, सड़कें देखिए, मुंबई से दिल्ली तक सड़क के द्वारा 10 से 12 घंटे में पहुंचाने का काम। नेशनल हाईवेज, मतलब जो सड़कों की हालत दयनीय होती थी जहां तक, तो उन सड़कों का निर्माण, एयरपोर्ट्स का निर्माण, मतलब एक काम हो तो बताएं। इतने काम हुए हैं ये 10 साल में कि जो 70 साल में कांग्रेस ने कभी नहीं किए। और अगर कांग्रेस और 150 साल रहती इस देश में तो देश पिछड़ता चला जाता। आज समान अधिकार लागू करने की जरूरत है। आज हमारी आबादी को नियंत्रित करने की जरूरत है। जरूरत है कि हर व्यक्ति 2 बच्चे से ज्यादा पैदा ना करे, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी पूजा पद्धति का हो। देश को आगे अगर बढ़ाना है तो संसाधन सीमित है, जमीन सीमित है, पानी सीमित है, हर चीज सीमित है। और जब अगर आबादी बढ़ती जाएगी तो हमारी व्यवस्था चरमरा सकती है।
तो इस व्यवस्था को न चरमराने न दें। इसीलिए आबादी पे कंट्रोल, समान नागरिक आचार संहिता, बहुत सारे काम करने हैं। तो आप नरेंद्र मोदी जैसे लोग, अमित शाह जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी को पूरी 400 के साथ जिता करके जब भेजेंगे तो आने वाले 5 साल भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा, स्वर्णिम युग आएगा। राम राज्य, अभी राम मंदिर बना है, अगले 5 सालों में राम राज्य आएगा। आज कोई भूखा नहीं सोता है, अगले 5 सालों में कोई अशिक्षित नहीं सोएगा। और देश का जो भविष्य, सुनहरा भविष्य, आज अमेरिका में हाहाकार मची है, श्रीलंका में हाहाकार मची है, पाकिस्तान में हाहाकार मची है, अफगानिस्तान में मची है, लेकिन सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे अमन है, शांति है। अगर अशांति है तो हमारे ये छोटे छोटे राजनीतिक पार्टियों के दिलों पर अजगर लेट रहे हैं, क्योंकि इन्हें देश से प्रेम नहीं है, इन्हें अपनी कुर्सी चाहिए। और जब तक ये मोदी है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये अभी तक खाते चले आए, देश को लूटते चले आए, लोगों को लूटते चले आए। तभी तो राजीव गांधी ने कहा ना, 1 रुपया मैं देता हूं तो 80 पैसे पहुंचता है, 85 पैसे 15 पैसे पहुंचता है, 85 पैसे खा जाते हैं। अरे राजीव जी, इसीलिए तो हमने आपको पीएम बनाया। पीएम का काम क्या होता है? लोगों के 1 रुपए का सेफ्टी करना काम होता है। और तुम खुद कहते हो कि 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 खा जाते हैं। तो आज नरेंद्र मोदी के रहने से 1 रुपए का 1 रुपया पहुंचता है। और जो काम है वो 1 रुपए का काम 5 रुपए जितनी कीमत का काम होता है। आज जो सेना का मनोबल है, जो बढ़ा है, सेना का जो आधुनिकीकरण हुआ है, चाइना जैसा महा शक्तिशाली देश आज भारत से थर्रा रहा है। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल, किसी विश्व में किसी के पास ब्रह्मोस मिसाइल नहीं है। हमारे हेलीकॉप्टर्स किसी के पास नहीं है। हमारी रेल हमारी करवट बदल रही है। सारा देश करवट बदल रहा है, देश का विकास हो रहा है। और विकास के लिए एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश के लिए बहुत जरूरत है। देखिए, किसानों के लिए जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है वो 70 साल में कभी किसी सरकार ने नहीं किया। एमएसपी समय समय पे बढ़ती रहती है। हर आदमी जानता है कि सारा जो जितना भी किसान का प्रोडक्ट है एमएसपी पे खरीदना संभव नहीं है। दुनिया की सारी अर्थव्यवस्था लग जाए तो भी संभव नहीं है। ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं ये मुट्ठी भर भी नहीं है। देखिए, राजस्थान का किसान आंदोलन नहीं कर रहा, उत्तर प्रदेश का नहीं कर रहा, हरियाणा का नहीं कर रहा, बाकी देश, ये पंजाब के ही गिने चुने लोग क्यों हैं? इनको उकसाया जाता है, इनको पॉलिटिकल पार्टियों इनको फंड करती हैं, चाइना इनको पैसा देता है। और जो निठल्ले घर पे बैठे रहते हैं वो सीमा पे आकर के बैठ करके 2 वक्त का खाना, चाय, ये सब चलता रहता है, मौज मस्ती। इनको कोई किसानों से हमदर्दी नहीं है। और मोदी जी से जितना प्यार किसानों को करते हो किसी से नहीं करते। आज अगर आप देखेंगे तो सिंचाई, पूरे देश में सिंचाई के लिए जाल फैलाया जा रहा है, सस्ते में बीज दिया जा रहा है, बीमा योजना लागू की जा रही है, 6,000, अब इसको 8,000 भी किया है, 6,000 रुपए की सम्मान निधि दी जा रही है। तो सब कुछ हो रहा है किसानों के लिए। किसान को तो अन्नदाता कहते हैं मोदी जी। और वो खुद, मतलब ये जो चल रहा है ये सारा ठीक नहीं है देश के लिए। विदेशी ताकतों के इशारे पर, और हमारे देश में कुछ जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रही हैं। उसमें केजरीवाल जैसे लोग हैं, और केजरीवाल का तो आप जानते ही हैं। इस प्रकार के लोग अगर राजनीति में आएंगे तो देश बर्बाद होगा। वेनेजुएला जैसी हमारी हालत होगी। वेनेजुएला फ्री में देता था, इन्होंने जो फ्री की संस्कृति शुरू की है ये देश को गर्त में ले जाएगी। फ्री में कुछ नहीं होता, फ्री में कुछ नहीं होता। लोगों को शिक्षित करो, लोगों को चिकित्सा दो मुफ्त में, और लोगों को अपने लिए कमाने लायक बनाओ, वो सबसे। और ये तो लोगों को फ्री दे दे करके भिखारी बनाना चाहते हैं। तो भारत के लोग स्वाभिमानी हैं, वो कितना भी तुम फ्री देने की व्यवस्था करोगे, भारत के लोगों को फ्री लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो अपने श्रम के माध्यम से पसीना बहाकर कमाकर अपने परिवार को चलाने वाले लोग हैं। किसान भी उनमें से एक है। तो मैं सब किसान भाइयों से एक ही विनती करता हूं कि आप अपने शुभचिंतकों को पहचानिए, और नरेंद्र मोदी जी से ज़्यादा बड़ा शुभचिंतक आपका कोई नहीं है।
समय समय पर जब जरूरत पड़ेगी सबसे पहले रोटी हमारा किसान भाई खाएगा, उसके बाद सारा देश खाएगा। तो मैं सब सैकड़ों करोड़ों किसान भाइयों से ये विनंती करता हूँ, अगर किसान नाराज होता तो जयंत चौधरी नरेंद्र मोदी के साथ क्यों आते? आज इन नरेंद्र चौधरी जी के जो जयंत चौधरी के जो पिताजी हैं चरण सिंह चौधरी, उनसे बड़ा तो किसान नेता कोई नहीं था। उनका पोता जब आज नरेंद्र मोदी के साथ आ रहा है तो इसका अर्थ यही है कि किसानों के प्रति उनके मन में बहुत आदर है। देखिए, हर व्यक्ति अभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ता चला जा रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे ग्रुप, एनसीपी में अजीत पवार दादा, गुजरात में तो हम हैं ही, तमिलनाडु में कई लोग हमारे साथ आए, आंध्र प्रदेश में टीडीपी, उड़ीसा में बीजू पटनायक भी, ये नवीन पटनायक भी साथ में आ रहे हैं, जेडीयू के बिहार के नीतीश कुमार भी साथ में आए हैं, पंजाब से अकाली आ रहे हैं। तो एनडीए का परिवार बहुत बड़ा होता जा रहा है। और एनडीए ने जो पिछले 10 वर्षों में काम किया, मैं कहता हूं कि 370 सीटें तो कम है। एनडीए में खाली भारतीय जनता पार्टी को अकेले को 400 सीट आनी चाहिए और एनडीए और लाता है। लेकिन हमारे देश में अभी भी जो मतदान होता है वो जाति के ऊपर, भाषा के ऊपर, प्रांत के ऊपर, धर्म के ऊपर होता है। अगर लोग नरेंद्र मोदी जी के कामों के आधार पर वोट करें तो मुझे लगता है कि दूसरे किसी पार्टी को एक भी सीट मिलने का सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन लोग स्वार्थों से बंधे हुए हैं, स्वार्थ से ऊपर नहीं उठ पाते, भाषा प्रांत धर्म से ऊपर नहीं उठ पाते। कितना भी काम कर लो, लोगों को कितने करोड़ मकान दिए हैं, मुस्लिमों को भी मकान मिले हैं, लेकिन फिर भी कह देते मकान मिलने के बाद, बिजली मिलने के बाद, मुफ्त राशन मिलने के बाद, टॉयलेट मिलने के बाद, घर जल मिलने के बाद भी लोग कह देते हैं कि क्या होता है फ्री राशन देने से, और भी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अरे भाई, खाने के लिए अनाज मिल गया, रहने के लिए छत मिल गई, जलाने के लिए गैस मिल गई, पीने के लिए पानी मिल गया, जाने के लिए शौचालय मिल गया, बिना पैसा खर्च किए जब इतना मिल रहा है, तो जब चीज़ें बहुत ज़्यादा दी जाती हैं तो भी लोगों को थोड़ा सा अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो अगर लोग अपने अंदर का मंथन करें, विचार करें, सोचें कि एक व्यक्ति ने जितना 140 करोड़ लोगों के लिए धर्म से ऊपर उठकर, पंथ भाषा प्रांत से ऊपर उठकर जो काम किया है, तो 400 तो क्या, इनको तो 450 आनी चाहिए। हमारा जो वोट है ना, वो एक अणु बम के जैसा है। हमारे एक वोट में अणु बम की ताकत है। कैसे? कि जब आपके वोट से अटल बिहारी वाजपेयी चुन करके आए थे तो उन्होंने पोखरण में एटॉमिक परमाणु बम का परीक्षण किया था। अमेरिका ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन हम उससे भी निकल करके बाहर आए। तो वोट में इतनी ताकत होती है कि वो सही आदमी को इस देश की बागडोर सौंपता है। तो मैं सभी से जो वोट नहीं डालते और कहते हैं कि मेरे एक वोट से क्या होगा, उन सबसे मैं प्रार्थना करता हूं, कोटि कोटि उनसे निवेदन करता हूं कि आपका एक वोट नहीं है, ये एक परमाणु बम है, एटम बम है। आपके एक वोट से ही नरेंद्र मोदी जी फिर से इस देश के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। आप सभी सुबह उठें, जलपान करें, जलपान भले बाद में करें, लेकिन वोट जरूर डालें। अपने वोट का उपयोग एक परमाणु बम की तरह करें, क्योंकि अब भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को तीर्थी अर्थव्यवस्था बनाना है, भारत को विकसित देश बनाना है, भारत सारे विश्व का मार्गदर्शन करे वो बनाना है। क्योंकि दुनिया में त्राहिमाम मची हुई है। रशिया यूक्रेन से लड़ रहा है, इजराइल में अपने लड़ाई चल रही है, चाइना अपने अंतर कलह से ग्रस्त है, पाकिस्तान अंतर कलह से ग्रस्त है, अफगानिस्तान में भी हाहाकार मची हुई है, श्रीलंका की इकोनॉमी फेल हो रही है, नेपाल हो, जितने भी राष्ट्र हैं सब राष्ट्रों को ले लो, लेकिन एक भारत एक अकेला राष्ट्र है जो इन सब से अभी तक अछूता है। कोरोना जैसी महामारी में जिस प्रकार का प्रबंधन इस सरकार ने किया है,
अगर कोई दूसरी सरकार रही होती कांग्रेसी, तो मैं कहता हूं आदमी आदमी को मार करके खा रहा होता। खुलेआम कहता हूं मैं कि अगर और किसी की सरकार रही होती तो यहां पर गृह युद्ध हो गया होता, तबाही मच गई होती, ब्लैक मार्केटिंग। लेकिन कोरोना काल को जिस प्रकार से मैनेज किया है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार ने, आप विश्व में इसका कोई उदाहरण नहीं है, कोई उदाहरण नहीं है। अमेरिका फेल हो गया था, डेवलप्ड कंट्रीज फेल हो गए थे, लेकिन भारत ने जिस प्रकार से कोरोना को का मुकाबला किया है, मुझे लगता है कि हमें फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जैसे युग पुरुष, नरेंद्र मोदी जैसे ईश्वरीय तत्व, नरेंद्र मोदी जैसे एक ऐसे जो जिनके रग रग में ईश्वर बसता है, ऐसी ईश्वरीय ताकत की जरूरत है जिससे हमारा भारत शिखर पर पहुंच सके। डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और YouTube टीवी के सारे दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। तो दर्शकों, एक और शख्सियत के साथ मैं जल्दी आपके सामने फिर पेश होऊंगा, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।